आज हम बात करने वाले हैं लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। सबसे पहले गाइस, अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी इंसान कोई भी कंपनी से शेयर्स बाय करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कंपनी किस तरह उसको यानी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, सोर्सेस डिक्लेयर किस तरह करती है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एज पर योर 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो एक भी पार्ट स्किप मत करना ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो रिगार्डिंग लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। सो हम बात करेंगे चैप्टर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इस जैसे कि पार्ट 1 में हमने कवर अप कर चुके हैं कि डिविडेंड और इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, हम इस चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने वाले हैं और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो डिविडेंड का पूरा फीचर्स हमने कंप्लीट किया था। आज बात करेंगे लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एज पर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो लीगल प्रोविजंस इसमें गाइस 3 है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है। लीगल प्रोविजंस on sources of dividend, legal provisions on declaration of dividend and legal provisions on पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये 3 पार्ट है। रूल्स, लीगल प्रोविजंस गाइस मतलब क्या होता है, कायदा कानून क्या क्या है। सो सबसे पहले हम समझेंगे लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सो गाइस लीगल प्रोविजंस और सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब क्या है कि कंपनी कहाँ से डिविडेंड दे सकती है। सो सबसे ए पॉइंट दिया, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट करंट प्रॉफिट। गाइस मैंने आपको डिविडेंड का फीचर्स में बताया था और पार्ट 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देखना, वो बेस है गाइस। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आगे का आपको अच्छे से समझेगा। सो गाइस उसमें मैंने बताया था कि डिविडेंड हम अपने कोई घर से या कंपनी का कुछ असेट बेच कर नहीं पे करते। डिविडेंड हम यानी मतलब ही होता है प्रॉफिट। साल भर में जब कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसको डिवाइड करके वो शेयर होल्डर्स को देती है। तो सबसे पहला पॉइंट है करंट प्रॉफिट, जो करंट हमारे साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से देना। सेकंड है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी सारे मतलब हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से सारे खर्चे डेप्रिसिएशन करके जो बचता है वो अपन पे करते हैं। थर्ड है मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई मनी प्रोवाइड किया है तो उसको भी अपन यूज़ करते हैं टू पे डिविडेंड। ठीक है, ये तीनों चीज़ में से यूज़ होते हैं, इसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं। बी पॉइंट है डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। इसमें क्या बोला है गाइस, सबसे पहले हम डिविडेंड, ये आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल बट इट कैन बी पेड आउट कैपिटल प्रॉफिट्स। मतलब हम कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते बट कैपिटल जो प्रॉफिट हुआ उसमें से दे सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल बोलती हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे कि एक लैंड है वो 200 का है बट आपने उस लैंड को 500 में बेचा, मतलब वो ज़मीन 200 का है, आप बेच रहे हो 500 का, तो आपको प्रॉफिट 300 का हुआ। तो वो जो 300 का प्रॉफिट है ना, 300 में से आप डिविडेंड पे कर सकते हो क्योंकि आपका जो कैपिटल था 200 था लैंड, उसको आपने एक्स्ट्रा में प्रॉफिट करके बेचा ना, तो 300 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से आप डिविडेंड ज़रूर पे कर सकते हो बट कैपिटल में से यानी 200 में से नहीं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड, मतलब टू बिकम इन कैश, कैश में होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी बोलना चाहिए परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमें परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन, मतलब डेप्रिसिएशन सब खर्चे सब हमने जो एक्सपेंडिचर है माइनस करके जो बचता है उसमें से जो सेविंग होता है वो प्रॉफिट में से उसको देना है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को। ठीक है, वरना नहीं। सी पॉइंट है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कैपिटल में से डिविडेंड नहीं देते, हम देते हैं कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो तो। डी पॉइंट है डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, फ्री रिजर्व्स यानी जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी ने जमा किया है अपने प्रॉफिट्स रिजर्व्स उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। कुछ घर से सामान, कंपनी से सामान लिया हुआ फिर कैपिटल में से नहीं दे सकते। यहाँ पर दिया हुआ है फ्री रिजर्व्स आर द रिजर्व्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सिंपल वे में दिया है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। इजी था, आपका छोटा सा था कि कहाँ से हम डिविडेंड दे सकते हैं।
सेकंड है लीगल प्रोविजंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब कंपनी कहाँ से देती है वो तो हमने समझा सोर्सेस में, बट वो कहाँ से देती है वो समझा, बट किस तरह देती है, डिक्लेयर कैसे करती है, कंपनी में कौन ऐसे मेन हेड है जो डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग इन लोग रखते हैं। तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी। सबसे मेन बॉस होता है बीओडी। बीओडी बोलेगा फिर ही कुछ काम होगा, वरना नहीं। बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग में क्या क्या बातचीत होती है? शुड बी कॉल टू पास रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन पास होता है। एकदम कंफर्म रिजल्ट्स कैसे पास होते हैं? तो सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड, कि एक इंसान को कितना रेट ऑफ डिविडेंड देना है और कितना रेट प्लस कितना अमाउंट उसको देना है। बुक क्लोजर, बी पॉइंट है बुक क्लोजर डेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि इस बुक, ये जो बुक क्लोजर है इसमें बुक में सब लिख देते हैं कि हमें जिसको जिसको देना है, और अपने शेयर होल्डर्स की बुक रहती है इन शॉर्ट। सी पॉइंट है डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम मीटिंग होती है। डी पॉइंट है बैंक विथ विच द सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट, यानी एक बैंक अकाउंट ओपन करती है और वो बैंक खाली जो पैसे, वो बैंक में से खाली शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड देंगे। वो बैंक के अंदर जो पैसा है वो कुछ और काम, लोन, इंटरेस्ट, इसमें नहीं, वो खाली पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ही यूज़ करेंगे। तो वो सेपरेट अकाउंट खोलेंगे विच इज़ ओपन टू रेमिट, रेमिट यानी गिवन बैक द डिविडेंड अमाउंट। होप यू अंडरस्टैंड गाइस कि बोर्ड मीटिंग में कौन से चीज़ की रेजोल्यूशन पास होता है। सेकंड है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स से परवानगी मांगनी पड़ेगी। किस बात की? तो डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट एजीएम। बी पॉइंट है शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर अ लो रेट ऑफ डिविडेंड दैट व्हाट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट। मतलब ये बोला है कि बीओडी ने सबसे पहले रेट सिलेक्ट कर लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल देता है कि इतना रेट ऑफ डिविडेंड देना है, फिर शेयर होल्डर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर और एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं बोल सकता, उसके अंडर लोअर रेट बोल सकता है, बट बोर्ड का बोला हुआ उससे ऊपर हायर नहीं बोल सकता, हायर रेट। ठीक है। सी पॉइंट है वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर एट द जनरल मीटिंग इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। एक ही साल में दो दो बार डिविडेंड नहीं देते। अगर एक बार डिविडेंड देने का फाइनल हो गया जनरल मीटिंग में, फिर वो कैनॉट बी रिवोक्ड, मतलब फिर से अपने बात से पीछे नहीं हट सकते कि सॉरी हमें नहीं देना, हम नेक्स्ट टाइम देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस लीगल प्रोविजंस होते हैं, जो रूल्स है ना कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, वरना कंपनी का नाम खराब हो जाता है। सो एक्ट के हिसाब से इसमें बोला गया है। थर्ड है सेपरेट बैंक अकाउंट। इसका बेसिक हमने अभी समझा, ये ओपन करते हैं टू पे शेयर होल्डर्स अ डिविडेंड। A company must deposit the dividend amount to separate bank account open in a scheduled bank called dividend account within 5 days of its declaration। मतलब जब डिविडेंड इन लोग डिक्लेयर कर देते हैं फिर उसके 5 दिन बाद ये अकाउंट ओपन करते हैं और इसमें सारा डाल देते हैं पैसा। ठीक है, विद इन 5 days ऑफ इट डिक्लेरेशन। लिस्टेड कंपनी के कुछ अलग रूल्स है। क्या है? तो वेर अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो सबसे पहला उसको रूल्स फॉलो करना है कि नोटिफाई, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, where company securities are listed at least 2 days in advance for the date of meeting of the board at which recommendation of final dividend is to be considered। सिंपल मीनिंग ये है गाइस इस पॉइंट का, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी को अगर डिविडेंड पेमेंट करना है, यानी अगर वो लिस्टेड कंपनी डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो अगर जब भी वो बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बिफोर 2 days, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं। दैट्स इट। बी पॉइंट है इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन्फॉर्म करना अर्जेंटली स्टॉक एक्सचेंज को अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। देखो, बोर्ड मीटिंग के पहले भी इन्फॉर्म करना कि हम बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं, बोर्ड मीटिंग के बाद भी इन्फॉर्म करना कि हमारी बोर्ड मीटिंग डन हो चुकी है, हम इतना इतना डिविडेंड देने वाले हैं। सी पॉइंट है गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 days वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर, यानी बुक क्लोजर के 7 दिन पहले ही हमें इन बुक क्लोजर, यानी वो शेयर होल्डर्स की बुक रहती है, उसके 7 दिन पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देना है स्टॉक एक्सचेंज को। ये सब रूल्स है ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। क्लोज ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसफर रजिस्टर, अगर कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसको खाली 2 ही रूल्स फॉलो करने, बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स अप्रूवल। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको इतने सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। या आप देख सकते हो गाइज इधर में अभी जैसे मैंने समझाया, गिव नोटिस ऑफ द बुक क्लोजर एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। डी पॉइंट द क्लोज द रजिस्टर्ड ऑफ एंड ट्रांसफर रजिस्टर। ई पॉइंट हमें बताना कि हम किस तरह कौन से मोड से पेमेंट करें, ECS, NEFT,
एज सजेस्टेड एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। एफ पॉइंट है लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो डिविडेंड पर शेयर कितना दे रही है, ये उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ओनली लिस्टेड कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोहिबिशन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, अगर कभी डिविडेंड नहीं दे सकते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला है अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रिपे ए डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर, यानी जो डिफॉल्ट है वो डिविडेंड नहीं दे सकती, जो कंपनी को डिफॉल्ट माना गया है वो डिविडेंड नहीं दे सकते। बी पॉइंट ये बोला है कि अगर नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ कंपनी से कुछ गलती हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाता है, दैट इज रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब के मामले में अगर कंपनी से कुछ भी गलती हो जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो डिविडेंड नहीं पे कर सकता। इन शॉर्ट गाइस ये खाली यही मीनिंग है। सो होप आपको समझा होगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था। लीगल प्रोविजंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसमें पहले बोर्ड मीटिंग होती है, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगना पड़ता है, फिर अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए क्या रूल्स है, और लास्ट है रेस्ट्रिक्शंस कब है, मतलब कंपनी कब डिविडेंड नहीं दे सकती, अगर जब वो कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी को, मतलब अगर वो कंपनी को डिफ़ॉल्ट बोला गया है। लास्ट प्रोविजंस ये है अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कोई कंपनी पेमेंट किस तरह कर सकती है और कहाँ से। सो सबसे पहला पॉइंट आता है डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, ये आप भी मानते हो, पैसा रोकड़ा मांगता है, काइंड में नहीं, असेट में नहीं। सेकेंड है डिविडेंड मे बी पे बाय चेक और वारंट, चेक सबसे पहला पॉइंट, बी वारंट, और सी ईसीएस, कैसे भी मोड के थ्रू वो दे सकता है। थर्ड बोला है जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम जॉइंट शेयर होल्डर एज पर ROM और टू सच पर्सन एट इज एड्रेस्ड एज अ शेयर होल्डर और जॉइंट शेयर होल्डर्स हैव गिवन टू अ कंपनी इन राइटिंग। कहीं थोड़ा लेंथी दिया है, इन 3 लाइन का मतलब यही है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का कोई जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को जॉइंटली डिविडेंड जाएगा, मतलब दोनों का एक ही जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को साथ में डिविडेंड इन लोग दे देते हैं। फोर्थ है टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 days, मार्क दिस पॉइंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड देना ही मांगता है। फिफ्थ पॉइंट है डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, प्रिफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल क्लेमेंट्स। गाइस ये जो टर्म्स है ना, रेसिडुअल प्रॉफिट्स, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर ये जो इक्विटी, ये जो गाइस ये जो सारे टर्म्स है वो अपने चैप्टर 2-3 में कवर अप कर दिए, नहीं देखा गाइस लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो, लर्न कर सकते हो वहाँ से। और ये फिफ्थ पॉइंट का मतलब खाली इतना बताए कि जिनके नाम रजिस्टर्ड हुआ है, यानी जिनका नाम रजिस्टर्ड है उनको ही डिविडेंड मिलेगा, जो शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर्ड है ROM में उनको ही डिविडेंड मिलेगा। और गाइस किसको पहले डिविडेंड मिलता है, तो प्रेफरेंस को फर्स्ट और बाद में इक्विटी को बाद में मिलता है, जिसको रेसिडुअल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, यानी बचा कुछ रिमेनिंग। सिक्स्थ पॉइंट दिया हुआ है इफ शेयर्स आर हेल्ड इन electronic form dividend will be paid to the beneficial owner as per the statement furnished by the depository. If shares is held in physical form dividend is paid to the shareholders whose name appear in the company's register of members. इसमें 2 पॉइंट में डिवाइड किया है कि अगर किसी का शेयर्स ऑनलाइन है तो ऑनलाइन उस इंसान ने कितना कहाँ से कितना रेट ऑफ डिविडेंड लिया वो डिपॉजिटरी से कंपनी मांगती है, ये ऑनलाइन वाली बैंक होती है। और अगर कोई फिजिकल लिया है कंपनी में आकर तो कंपनी की एक बुक होती है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, वो ROM में सब कुछ लिखा रहता है कि कितने बंदे ने कितना शेयर्स लिया है, तो वो बुक में चेक करके उनको एज पर डेटा वो लोग डिविडेंड दे देते हैं। 7 पॉइंट दिया है डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट्स, इसका मतलब है कि कब डिफॉल्ट बोला जाएगा इन पेइंग डिविडेंड। तो सबसे पहला अगर कोई कंपनी टाइम पे डिविडेंड नहीं देती है तो सबसे पहले उसको पनिशमेंट होगा टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बी कंपनी को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12% ड्यूरिंग अ पीरियड विद इन अ डिफॉल्ट कंटिन्यूस, अगर कंपनी ने टाइम पे नहीं दिया तो उसको 12% 12% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा और डायरेक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगी। और इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी एंड डायरेक्टर शायद लायबल टू पे फाइन भी भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट गाइस मैं एक बार स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ जाती हूँ। लीगल प्रोविजन और सोर्सेज ऑफ डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं वो हमने अभी पढ़ा, कैपिटल प्रॉफिट्स एंड ऑल। फिर लीगल प्रोविजन और डिक्लेरेशन कैसे होता है, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, लिस्टेड कंपनीज, प्रोहिबिशन हमने देखा। फिर लास्ट
थर्ड हमने देखा कि लीगल प्रोविजंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कहाँ से वो पेमेंट करती है और अगर कभी भी पेमेंट नहीं कर पाई तो कितना परसेंट रेट उसको चार्ज लगेगा और किन को पनिशमेंट मिलेगी, डायरेक्टर को। सो गाइस फिर लास्ट में ये बोला है कि ये जो लीगल प्रोविजंस है, सोर्सेज, डिक्लेरेशन, पेमेंट, इनके अला ये जो है रूल्स, लीगल प्रोविजंस अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उसको फाइन भरना पड़ सकता है और हाई पनिशमेंट हो सकती है एज पर एक्ट के हिसाब से। सो गाइज इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है बी वाला, लीगल प्रोविजंस और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर 8 मार्क्स। सो गाइज अच्छे से आई होप आपको समझा होगा ये सारे पॉइंटर्स। कुछ भी डाउट है गाइस कमेंट आप लोग के लिए ही रखा है, आप वहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो। अच्छा लगा तो गाइस हम इंस्पायर होते कि आपको अच्छा लगा, मतलब समझ में आ रहा है। एसपी के अलावा कोई और सब्जेक्ट्स में आपको डाउट है आप वहाँ पर अपने इंक्वायरी क्लियर कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये हम कवर अप करेंगे। सो फिलहाल गाइस लीगल प्रोविजंस हमने क्लियर किया, कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। सो तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।